नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द बुक बाइट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं? आपके द्वारा पोषित हर विचार में आपकी भावनाओं, कार्यों और अंततः आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करने की शक्ति होती है। हम में से कई लोग ये महसूस किए बिना जीवन जीते हैं कि हमारी मानसिकता हमारी सोच से कहीं अधिक नियंत्रित करती है। अपनी सोच के तरीके को बदलकर हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। शुभम कुमार द्वारा लिखित यू बिकम वॉट यू थिंक में लेखक हमें आत्म खोज की यात्रा पर ले जाते हैं, ये बताते हुए कि हमारे विचार हमारी खुशी, सफलता और व्यक्तिगत विकास को निर्धारित करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन दर्शन, आधुनिक मनोविज्ञान और माइंडफुलनेस प्रथाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि के माध्यम से ये पुस्तक आपको अपने विचारों में महारत हासिल करने और अपने जीवन को बदलने में मदद करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। चाहे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हो, अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो या अपने दैनिक जीवन में अधिक उद्देश्य खोजना चाहते हो, ये पुस्तक आपको अपने मन की शक्ति का उपयोग करने में मदद करने के लिए कार्यवाही सलाह प्रदान करती है। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखकर आप अपनी दुनिया को नया आकार दे सकते हैं और वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का समर्थन करने के लिए वीडियो को लाइक करें। भाग 1, खुशी और माइंडफुलनेस। भाग 1 का मुख्य ध्यान वर्तमान में जीने, अतीत और भविष्य से ध्यान भटकाने वाली चीजों को छोड़ने और सच्ची खुशी के मार्ग के रूप में माइंडफुलनेस को अपनाने पर है। मुख्य अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक तरीके वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने, माइंडफुलनेस के माध्यम से खुद को स्थापित करने और सादगी में खुशी खोजने के इर्द गिर्द घूमते हैं। जीवन वर्तमान क्षणों की एक श्रृंखला है। हम अक्सर अतीत पर पछतावे में या भविष्य की चिंता में समय बिताते हैं, लेकिन वर्तमान ही वो सब है जो हमारे पास वास्तव में है। खुशी का सार ये समझना है कि जीवन वर्तमान क्षणों की एक श्रृंखला है। अतीत में रहना पछतावा लाता है और भविष्य की चिंता करना चिंता को बढ़ावा देता है, जिनमें से कोई भी प्रगति या खुशी प्राप्त करने में मदद नहीं करता है। इसके बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से शामिल होना एक पूर्ण जीवन जीने की नींव है। एक व्यवहारिक टिप यह है कि आप अपने आसपास जो हो रहा है उस पर सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करके खुद को उस क्षण में स्थापित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं, गहरी सांसें लेने और शांत मंत्र दोहराने का प्रयास करें ताकि आपका ध्यान वर्तमान में वापस आ जाए। एकर्ट टोले की अंतर्दृष्टि अब को जीवन का प्राथमिक फोकस बनाने के महत्व पर जोर देती है। ऐसा करने से हमें अतीत या भविष्य में फंसने के बजाय वर्तमान में समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। सांस और शरीर जागरूकता के माध्यम से स्थापित होना। आधुनिक जीवन अक्सर हमारे मन और शरीर के बीच एक अलगाव की ओर ले जाता है। हम शारीरिक रूप से एक जगह पर होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और चिंता करते या ज्यादा सोचते रहते हैं। वर्तमान में स्थापित रहने का एक शक्तिशाली तरीका माइंडफुलनेस तकनीकों जैसे ध्यान, सचेत श्वास या पैदल चलना है। ये अभ्यास मन और शरीर के बीच की गाई को पाटने में मदद करते हैं। सचेत श्वास अभ्यास खासकर तनावपूर्ण समय के दौरान हमारे ध्यान को वर्तमान में वापस लाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और प्रत्येक श्वास और प्रश्वास की गणना करें। ये क्रिया मन और शरीर दोनों को शांत करती है, जिससे आप चिंता को दूर कर सकते हैं और वर्तमान क्षण में वापस आ सकते हैं। जब हम पूरी तरह से अपनी सराहना करते हैं कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, उसकी गतियां, सांस और ऊर्जा, तो हम अपने दैनिक तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। एक अभ्यास में शरीर को तनाव वाले क्षेत्रों के लिए स्कैन करना शामिल है, फिर शांत गहरी सांसों के साथ उस तनाव को छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना है। माइंडफुलनेस और खुशी। सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि माइंडफुलनेस में पाई जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भौतिक धन या उपलब्धियां हमें खुश करेंगी, लेकिन सच्ची खुशी वर्तमान क्षण के प्रति पूरी तरह से जागरूक होने और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करने से आती है।
पैदल चलना या प्रकृति का आनंद लेना जैसी सरल गतिविधियां माइंडफुलनेस के अवसर प्रदान करती हैं और वर्तमान में शामिल होने की अनुमति देकर खुशी लाती हैं। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप साधारण चीजों में सुंदरता देखना शुरू कर देंगे। एक खिलता हुआ फूल, एक कोमल हवा या सुबह की सैर की शांति। माइंडफुलनेस को अपनाकर हम खुशी को हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रवेश करने देते हैं और उस खुशी को दूसरों के साथ साझा करते हैं। माइंडफुलनेस के माध्यम से करुणा का निर्माण। खुशी के मार्ग में एक और महत्वपूर्ण बिंदु अपने और दूसरों के लिए करुणा का निर्माण करना है। माइंडफुल ध्यान कठिन मुद्राओं में महारत हासिल करने या लंबे समय तक बैठने के बारे में नहीं, ये प्रतिमा की जागरूकता विकसित करने के बारे में है। जब हम खुद को अपने आसपास की दुनिया से जुड़ा हुआ देखते हैं तो हम अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दूसरों के प्रति दयालु हो जाते हैं। माइंडफुलनेस ध्यान हमें पिछली चोटों से ठीक होने और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के साथ करुणा, लचीलापन और खुशी विकसित करने में मदद करता है। आप आसानी से माइंडफुलनेस को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं, जैसे काम पर जाते समय सचेत चलना या तनावपूर्ण गतिविधियों के बीच सचेत श्वास लेना। ये अभ्यास न केवल शरीर को आराम देता है बल्कि भावनात्मक उपचार को भी बढ़ावा देता है और सहनशीलता को मजबूत करता है। प्यार बांटकर खुशी। सच्चा प्यार तब बढ़ता है जब दूसरों के साथ साझा किया जाता है और खुशी इसका ईंधन है। हम दूसरों को प्यार तभी दे सकते हैं जब हम खुद संतुष्ट हों। पानी में नमक का उदाहरण दर्शाता है कि जब हमारा दिल छोटा होता है तो छोटी छोटी परेशानियां हमें परेशान कर सकती हैं। हालांकि जब हमारा दिल खुला होता है तो सहानुभूति और करुणा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। प्रेम का ये विस्तार हमारी अपनी आंतरिक खुशी से आता है जो माइंडफुलनेस में गहराई से निहित है। दूसरों के साथ खुशी साझा करने से ये बढ़ती है। अपने दिल को खोलने और दूसरों के साथ प्यार साझा करने पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने और अपने आसपास के लोगों दोनों के लिए सकारात्मक और पूर्ति के चक्र में योगदान करते हैं। संक्षेप में, इस पुस्तक का पहला भाग माइंडफुलनेस और वर्तमान में रहने के महत्व पर जोर देता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके और दूसरों के साथ प्यार साझा करके हम भीतर से खुशी पैदा करते हैं। खुद को क्षण में स्थापित करना और साधारण सुखों की सराहना करना हमें पछतावे और चिंता की जंजीरों से मुक्त होने में मदद करता है। जैसे जैसे हम खुद से जुड़ते हैं, हम दूसरों के लिए भी करुणा विकसित करते हैं और वो जुड़ाव खुशी और पूर्ति का स्रोत बन जाता है। सचेत श्वास, शारीरिक जागरूकता और दयालुता के छोटे छोटे कार्य हमारे दैनिक जीवन में खुशी और आंतरिक शांति से इस संबंध को बनाए रखने में मदद करते हैं। भाग 3, आदतें और व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास की यात्रा छोटे सार्थक आदतों को स्थापित करने से शुरू होती है, जो लगातार अभ्यास करने पर महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ती हैं। विशाल परिवर्तनों का लक्ष्य रखने के बजाय छोटे वृद्धिशील कदमों पर ध्यान केंद्रित करना स्थिर प्रगति सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य पढ़ने की आदत विकसित करना है, तो आप हर दिन सिर्फ 2 पृष्ठ पढ़कर शुरुआत कर सकते हैं। समय के साथ ये गति बनाता है, जिससे दैनिक अभ्यास के रूप में अधिक गहन पठन को शामिल करना आसान हो जाता है। नई आदतों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उन्हें यथासंभव प्रबंधनीय और सीधा बनाना सहायक होता है। ये दृष्टिकोण मानसिक प्रतिरोध को कम करता है, जो अक्सर नई दिनचर्या के साथ आता है। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं, तो तुरंत लंबे वर्कआउट के लिए प्रतिबद्ध होने के बजाय प्रतिदिन कुछ मिनट करने का लक्ष्य रखें। कंपाउंडिंग प्रभाव। छोटे बदलाव बड़े परिणामों की ओर कैसे ले जाते हैं? आदत निर्माण के सबसे शक्तिशाली पहलुओं में से एक कंपाउंडिंग प्रभाव है। छोटे बदलाव शुरू में महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे पर्याप्त व्यक्तिगत विकास का कारण बन सकते हैं। प्रतिदिन केवल 1% सुधार करना ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन 1 वर्ष में ये छोटे लाभ उल्लेखनीय रूप से जुड़ते हैं। यह दृष्टिकोण तत्काल परिणामों से ध्यान हटाकर क्रमिक प्रगति पर केंद्रित करता है, जो लंबे समय में अधिक टिकाऊ और प्रभावशाली है। इस कंपाउंडिंग प्रभाव का लाभ उठाने का रहस्य निरंतरता में निहित है।
नियमित अभ्यास नई आदतों को आपकी दिनचर्या में सहजता से एकीकृत करने में मदद करता है, उन्हें सचेत कार्यों से स्वचालित व्यवहारों में बदल देता है, जिनके लिए न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है। एक दिन की प्रगति छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ संचित परिणाम परिवर्तनकारी होता है। स्थायी आदतें बनाने की रणनीतियां। नई आदतें बनाना तब आसान होता है जब वे स्पष्ट और पुरस्कृत करने वाली होती हैं। यह कुछ रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 1. आदत स्टैकिंग। एक नई आदत को मौजूदा आदत के साथ जोड़ना निरंतरता की संभावना को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप हर सुबह अपने दांत ब्रश करने के तुरंत बाद 3 चीजों की सूची बनाने का फैसला कर सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. संकेत, दिनचर्या, पुरस्कार लूप। इस मॉडल को अक्सर आदत लूप कहा जाता है। इसमें एक संकेत, एक ट्रिगर जो व्यवहार को शुरू करता है, एक दिनचर्या, व्यवहार स्वयं, और एक पुरस्कार, कुछ सुखद जो बदलाव को मजबूत करता है, शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन ध्यान करना चाहते हैं, तो एक अलार्म संकेत सेट करें, ध्यान दिनचर्या करें और बाद में चाय के कप जैसे छोटे इनाम से खुद को पुरस्कृत करें। 3. सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। किसी आदत पर टिके रहने के लिए खुद को पुरस्कृत करना प्रेरणा बनाता है। आप प्रगति को ट्रैक करने और छोटे मील के परिणाम का जश्न मनाने के लिए एक जर्नल या चार्ट रख सकते हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक बढ़ावा प्रदान करता है और आदत को मजबूत करता है। व्यक्तिगत सफलता के लिए सुबह की दिनचर्या का डिजाइन। एक संरचित सुबह की दिनचर्या अक्सर व्यक्तिगत विकास का एक स्तंभ होती है, जो एक उत्पादक दिन के लिए माहौल तैयार करती है। 20-20-20 नियम उत्पादकता कोचिंग से एक अवधारणा सुझाव देती है कि आप अपने दिन का पहला घंटा 3 गतिविधियों के साथ बिताएं। 20 मिनट व्यायाम, 20 मिनट आत्मचिंतन या ध्यान और 20 मिनट सीखने या कौशल निर्माण। यह संरचित दृष्टिकोण मन और शरीर को सक्रिय करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप दिन की शुरुआत ऊर्जावान, केंद्रित और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होकर करें। एक उत्पादक सुबह की दिनचर्या का समर्थन करने के लिए नींद को प्राथमिकता देना आवश्यक है। एक सुसंगत सोने का समय निर्धारित करना और सोने से पहले स्क्रीन समय को सीमित करना बेहतर आराम को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास सुबह के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा हो। सुसंगत दिनचर्या इन आदतों को आपके दैनिक जीवन में स्थापित करने में मदद करती है, अंततः उन्हें स्वचालित व्यवहारों में बदल देता है, जिनके लिए न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है। एक दिन की प्रगति छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ संचित परिणाम परिवर्तनकारी होता है। भाग 3, स्टोइक दर्शन। स्टोइक दर्शन के मूल में यह विश्वास है कि मन हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। व्यक्तिगत परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन हमारे विचार, दृष्टिकोण और आंतरिक शांति विकसित करने की क्षमता हमारे नियंत्रण में रहती है। एक स्थिर, शांतिपूर्ण मन जीवन के तूफानों का सामना कर सकता है, जिससे हम संतुलन और गरिमा के साथ अधिकता और सफलता दोनों को संभाल सकते हैं। नियमित आत्मचिंतन, ध्यान या शांत समय के माध्यम से शांति का अभ्यास करने से मन को स्थापित करने में मदद मिलती है, जिससे दैनिक चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन आता है। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण एकांत या ध्यान के क्षणों को निर्धारित करना है, जहां आप अपने विचारों को अव्यवस्थित कर सकते हैं और आंतरिक शांति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा लगातार करने से आप काम जगह से निर्णय लेना सीखते हैं और अस्थायी निराशाओं या चिंताओं से बहने से बचते हैं। जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसे नियंत्रित करना, बाकी को छोड़ देना। सबसे आवश्यक स्टोइक अंतर्दृष्टियों में से एक ये पहचानना है कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। चिंता और निराशा अक्सर हमारे प्रभाव से परे तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने से उत्पन्न होती हैं, जैसे अन्य लोगों की राय या यादृच्छिक जीवन की घटनाएं। अपने प्रतिक्रियाओं और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को शांति से जीवन को नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाते हैं। जब एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़े, तो रुकने का अभ्यास करें और पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? केवल उस पर ध्यान केंद्रित करना जिसे आप प्रभावित कर सकते हैं और बाकी को छोड़ देना स्पष्टता और मानसिक स्वतंत्रता लाता है।
उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रोजेक्ट की समय सीमा को लेकर चिंतित हैं, तो पहचानें कि भले ही समय सीमा तय हो सकती है, लेकिन आप अपने कार्यों को कैसे अपनाते हैं और अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, ये आपके नियंत्रण में है। यह मानसिक बदलाव तनाव को कम करता है और आपको चिंता के बजाय कार्य में स्थापित रहने में मदद करता है। साधारण जीवन जीने की शक्ति, सादगी, स्टोइक खुशी का एक आधारशिला है। सच्चा धन कुछ इच्छाओं में और जो हमारे पास पहले से है उसकी सराहना करने में पाया जाता है, बजाय इसके कि लगातार अधिक की तलाश की जाए। यह दृष्टिकोण कृतज्ञता विकसित करने और भौतिक संपत्ति पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है। साधारण जीवन जीने का मतलब सभी सुख सुविधाओं का त्याग करना नहीं है, बल्कि कम में संतोष का अभ्यास करना है। कभी कभी उन क्षेत्रों का आकलन करके न्यूनतमवाद का अभ्यास करें जहां आप अतिरिक्तता को कम कर सकते हैं, चाहे वो खरीदारी की होड़ को सीमित करना हो, अपनी जगह को व्यवस्थित करना हो या आवश्यक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करना हो। यह अभ्यास न केवल तनाव से राहत देता है, बल्कि शांति की गहरी भावना भी पैदा करता है, क्योंकि आप भौतिक वस्तुओं पर जीवन के अनुभवों को महत्व देना शुरू करते हैं। जैसा कि सेनेका ने बुद्धिमानी से कहा था, धन महान संपत्ति रखने में नहीं है, बल्कि कुछ इच्छाओं में है। अपरिवर्तनीय घटनाओं की स्वीकृति। स्टोइकवाद मानसिक स्थिरता बनाए रखने के एक तरीके के रूप में स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। जीवन में अनिवार्य रूप से झटके, नुकसान और निराशाएं आएंगी। इन घटनाओं का विरोध करने या उनसे अभिभूत होने के बजाय स्टोइक्स उन्हें जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के हिस्से के रूप में स्वीकार करने की वकालत करते हैं। स्वीकृति का अर्थ इस्तीफा देना नहीं है, बल्कि अत्यधिक भावनात्मक संकट के बिना वास्तविकता का सामना करने की इच्छा है। एक सहायक अभ्यास मानसिक रूप से असफलताओं की संभावना के लिए तैयार रहना है। उन्हें लचीलापन और धैर्य का अभ्यास करने के अवसरों के रूप में देखना है। उदाहरण के लिए, यदि आपको ट्रैफिक देरी का सामना करना पड़ता है, तो निराश होने के बजाय इसे एक ऑडियो बुक सुनने या माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए अतिरिक्त समय के रूप में फिर से सोचने का प्रयास करें। यह आदत चिड़चिड़ापन के क्षणों को व्यक्तिगत विकास के अवसरों में बदलने में मदद कर सकती है। सत्य और तर्कसंगतता की खोज। स्टोइकवाद के अनुसार प्रामाणिक रूप से जीने के लिए सत्य और तर्कसंगतता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित होने के बजाय आंतरिक ज्ञान विकसित करें और भीतर से सत्य की तलाश करें। तर्कसंगत सोच का अभ्यास करना और सामाजिक दबावों या दूसरों को प्रभावित करने की आवश्यकता के बजाय व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर निर्णय लेना वास्तविक संतुष्टि की ओर ले जाता है। लोकप्रिय रुझानों का पालन करने के बजाय खुद से पूछें, क्या कोई विशेष निर्णय आपके मूल मूल्यों के साथ संरेखित है? यह दृष्टिकोण आपके कार्यों को आधारित और आत्म प्रेरित रखता है। उदाहरण के लिए, यदि आप जुनून के आधार पर करियर में बदलाव पर विचार कर रहे हैं, लेकिन न्याय का डर है, तो विचार करें, क्या आपके वर्तमान मार्ग पर बने रहना आपकी व्यक्तिगत सच्चाई के साथ संरेखित है? स्टोइकवाद सिखाता है कि अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहकर हम खुद को सतही चिंताओं से मुक्त करते हैं और अधिक पूर्ण जीवन जीते हैं। परिवर्तन को गले लगाना और डर को छोड़ना। जीवन लगातार बदल रहा है और इस वास्तविकता का विरोध करने से अक्सर अनावश्यक दर्द होता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि शांति के लिए स्वीकृति आवश्यक है। यह स्वीकार करके कि परिवर्तन अपरिहार्य है, हम डर के बजाय लचीलेपन और लचीलेपन के साथ नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। एपिक्टेटस हमें याद दिलाता है कि हमारी अधिकांश चिंता उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश से उत्पन्न होती है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अनिश्चितता के समय में प्रतिकूल परिणामों से डरने के बजाय हम जो कुछ आता है उसे संभालने की अपनी क्षमता पर भरोसा करना चुन सकते हैं। चीजों की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करना, चाहे वो रिश्ते हों, संपत्तियां हों या हमारे अपने जीवन भी, हमें अधिक स्वतंत्रता के साथ जीने में सक्षम बनाता है। परिवर्तन का सामना करने पर खुद को याद दिलाएं कि सब कुछ अस्थायी है। यह मानसिकता अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करती है और नुकसान के डर को कम करती है, जिससे आप जीवन के अनफोल्डिंग के साथ पूरी तरह से जुड़ पाते हैं। भाग 4, मानसिक स्वास्थ्य।
यह खंड हमारे मानसिक स्वास्थ्य को समझने और प्रबंधित करने के महत्व पर जोर देता है। यहाँ मानसिक वहलियान को बढ़ाने के लिए मुख्य अंतर्दृष्टियां और रणनीतियां दी गई हैं। हानिकारक आदतों और निम्न मनोदशाओं को पहचानना। कभी कभी जब हम उदास महसूस कर रहे होते हैं तो हम अनजाने में ऐसे कार्य चुन सकते हैं जो हमारे मूड को खराब करते हैं। उदाहरण के लिए अस्थायी राहत लाने वाले तरीकों से आराम की तलाश करना, जैसे अधिक खाना, अत्यधिक शराब पीना या जिम्मेदारियों से बचना लंबे समय तक नकारात्मक भावनाओं को जन्म दे सकता है। इसके बजाय व्यायाम या सचेत सैर जैसी स्वस्थ गतिविधियों में शामिल होना एंडोर्फिन जारी करता है, जो मूड को अधिक स्थायी रूप से बढ़ावा देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मूड में उतार चढ़ाव होता है और उदास दिन स्वाभाविक है। इस बात से अवगत होना कि निम्न मूड हमारे विकल्पों को कैसे प्रभावित करते हैं, हमें बेहतर निर्णय लेने के लिए सशक्त बना सकता है, जो दीर्घकालिक कल्याण का समर्थन करते हैं। यह आत्म जागरूकता हानिकारक व्यवहारों के चक्र को तोड़ने में मदद करती है, जो हमें उदास महसूस करते रहते हैं। निम्न मूड के दौरान सहारा लेने के लिए स्वस्थ कार्यों की एक सूची बनाएं, जैसे टहलना या पढ़ना। इन विकल्पों को सुलभ रखने से भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होने पर पॉजिटिव व्यवहार चुनना आसान हो सकता है। तनाव का मूल्य एक उपकरण, दुश्मन नहीं। तनाव स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है। यह एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है, जो हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने और लचीलापन विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। तनाव को एक उपयोगी उपकरण के रूप में पहचानना, बजाय इसके कि कुछ ऐसा जिससे बचना चाहिए, तर्क परिवर्तनकारी हो सकता है। तनाव को खत्म करने के बजाय हम इसे मैनेज करना और इसे उत्पादक रूप से चैनल करना सीख सकते हैं। हालांकि यदि क्रोनिक तनाव को अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह बर्नआउट और शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। सिर दर्द, थकान और मांसपेशियों में तनाव इस बात के संकेत हैं कि आराम और रिकवरी को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। तनाव की अवधि को आराम और व्यायाम या रचनात्मक शौक जैसी पौष्टिक गतिविधियों के साथ बैलेंस करना मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और थकावट को रोकने में मदद कर सकता है। रेगुलर तनाव चेकअप निर्धारित करें, जहां आप अपने तनाव स्तर का आकलन करें। तनाव को नियंत्रण में रखने और बर्नआउट को रोकने के लिए छोटे ब्रेक, व्यायाम और विश्राम को शामिल करें। खुशी से ज्यादा अर्थ की खोज। खुशी की अवधारणा एक स्थिर अवस्था भ्रामक है। खुशी एक भावना है, कोई स्थायी गंतव्य नहीं। लगातार खुशी की स्थिति में रहने की कोशिश करना निराशा और आत्म आलोचना को जन्म दे सकता है। इसके बजाय कार्यों को व्यक्तिगत मूल्यों के साथ संरेखित करना एक अधिक पूर्ण मार्ग प्रदान करता है। हमारे मूल्यों को निर्धारित करना और उनके अनुसार जीना एक उद्देश्य की भावना प्रदान करता है, जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संभाले रखता है। मूल्य निर्णय लेने के लिए एक कंपास के रूप में काम करते हैं, जो हमें चुनौतीपूर्ण समय में भी गाइड करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें उन चीजों पर केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं, प्रेरणा और लचीलापन प्रदान करती हैं। अपने मूल्यों की पहचान यह पूछकर करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इन मूल्यों का उपयोग विशेष रूप से कठिन क्षणों के दौरान निर्णयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में करें। यह अभ्यास भावनाओं से परे स्थिरता की भावना प्रदान करता है। नकारात्मक आत्मचर्चा का प्रबंधन। नकारात्मक आत्मचर्चा अक्सर निराशा या उदासी के क्षणों में उत्पन्न होती है, जिससे आत्मसंदेह और शर्म की भावनाएं तेज होती हैं। आत्म करुणा विकसित करना मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमें कठोर आलोचना के बजाय विनम्रता से असफलताओं का जवाब देने की अनुमति देता है। अपने आप से उसी दयालुता के साथ व्यवहार करके जो हम एक दोस्त को देंगे, हम एक सहायक आंतरिक संवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, जो लचीलापन को बढ़ावा देता है। एक प्रभावी तरीका नकारात्मक आत्मचर्चा को दयालु आत्मचर्चा से बदलना है। असफलताओं को व्यक्तिगत विफलताओं के बजाय विकास के अवसरों के रूप में देखना है। ये मानसिक बदलाव भावनात्मक लचीलापन बनाता है, जिससे हम भविष्य की चुनौतियों को अधिक आत्मविश्वास के साथ संभाल सकते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को नोटिस करें, तो अपनी आंतरिक बातचीत का अवलोकन करके आत्म करुणा का अभ्यास करें। उन्हें प्रोत्साहित करने वाले शब्दों से बदलें। अपनी शक्तियों और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना। सीमाएं निर्धारित करना और लागू करना मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मौलिक है। सीमाएं हमें अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और बिना अपराध बोध के व्यक्तिगत जरूरतों को प्राथमिकता देने की अनुमति देती हैं।
उदाहरण के लिए, जब आवश्यक हो तब नहीं कहना सीखना भावनात्मक और शारीरिक संसाधनों को संरक्षित करता है, बर्नआउट और नाराजगी को रोकता है। इन सीमाओं को स्थापित करना स्वस्थ रिश्तों को भी बनाता है, क्योंकि ये अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है और गलत संचार को कम करता है। मजबूत सीमाएं सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को प्रबंधित करने में विशेष रूप से सहायक हो सकती हैं, आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास के लिए समय की अनुमति देती हैं। हालांकि शुरुआत में नहीं कहना असहज महसूस हो सकता है, ये कल्याण सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। उन स्थितियों की पहचान करके शुरू करें जहां आप सूखा हुआ या तनावग्रस्त महसूस करते हैं। इन क्षेत्रों में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और याद रखें कि नहीं एक पूर्ण वाक्य है। आत्म देखभाल और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को मजबूत करने के लिए इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। विकास मानसिकता के साथ समस्याओं को फिर से परिभाषित करना। चुनौतियों को बाधाओं के बजाय विकास के अवसरों के रूप में देखना मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। समस्या केंद्रित सोच से समाधान केंद्रित सोच में परिप्रेक्ष्य को स्थानांतरित करना लचीलापन को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, एक झटके को विफलता के रूप में देखने के बजाय इसे सीखने के अनुभव के रूप में देखना आत्म आलोचना को कम कर सकता है और आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। एक विकास मानसिकता में ये भी पहचानना शामिल है कि पिछले अनुभव वर्तमान प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। ये समझना कि प्रतिक्रियाएं सीखी हुई प्रतिक्रियाएं हैं, परिवर्तन का द्वार खोलता है, जिससे हमें चुनौतियों का अधिक रचनात्मक रूप से जवाब देने में मदद मिलती है। समस्याओं को फिर से परिभाषित करके हम खुद को समाधान खोजने के लिए सशक्त बनाते हैं, बजाय इसके कि अभिभूत हो जाएं। जब किसी चुनौती का सामना करना पड़े तो रुकें और पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? विकास और लचीलेपन पर जोर दें और खुद को याद दिलाएं कि हर झटका सुधार का अवसर है। भाग 5, रिश्ते। प्यार का सार। सच्चा प्यार आकर्षण या साझा हितों से परे तक फैला हुआ है। ये 4 मूलभूत तत्वों से बना है: आनंद, समता, करुणा और प्रेमपूर्ण दयालुता। आनंद गहरी संतुष्टि है जो भीतर से विकीर्ण होती है और स्वाभाविक रूप से हमारे आसपास के लोगों तक फैलती है। जब हम वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं तो हम इसे साझा करना चाहते हैं, जिससे हमारे रिश्ते समृद्ध होते हैं। समता समावेशिता को गले लगाने की क्षमता है, जहां हम दूसरों की जरूरतों और दुखों को अपने जैसा मानते हैं, गहरी सहानुभूति पैदा करते हैं। करुणा हमें दूसरों के दुख को समझने में सक्षम बनाती है, हमें समर्थन और समझ प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। इस बीच प्रेमपूर्ण दयालुता दूसरों के लिए सक्रिय रूप से अच्छा सोचने का अभ्यास है, उन्हें खुशी लाने और उनके बोझ को कम करने के लिए माइंडफुलनेस का उपयोग करना। ये तत्व मिलकर समझ और समर्थन पर आधारित एक पोषणकारी पूर्ण संबंध बनाते हैं। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण आनंद को साझा करने के प्रति सचेत रहना है, खासकर खुशी के क्षणों के दौरान कृतज्ञता व्यक्त करके और साझा सकारात्मक अनुभव बनाकर। भोजन साझा करने या उपलब्धियों का जश्न मनाने जैसे सरल कार्य बंधन को मजबूत करते हैं और दोनों को खुशी देते हैं। स्वस्थ रिश्तों की नींव के रूप में आत्म जुड़ाव विकसित करना। दूसरों के साथ वास्तविक रूप से जुड़ने के लिए पहले खुद को समझना और खुद से जुड़ना चाहिए। हमारे तेज तर्रार जीवन में प्रौद्योगिकी अक्सर एक व्याकुलता के रूप में कार्य करती है, हमें सार्थक आत्मचिंतन से दूर करती है और हमें हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं से काट देती है। हालांकि सोशल मीडिया और लगातार बातचीत जुड़े रहने के तरीके लग सकते हैं, वे वास्तव में अलगाव और चिंता की भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। एक पूर्ण संबंध का निर्माण आत्म स्वीकृति और समझ से शुरू होता है। आत्मचिंतन और माइंडफुलनेस के लिए समय देने से हम अपनी जरूरतों, मूल्यों और शक्तियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ये आत्म जागरूकता हमें दूसरों के साथ खुलेपन और सहानुभूति पूर्वक संवाद करने में सक्षम बनाती है, प्रामाणिकता में रचित संबंध बनाती है। हर दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए समय निकालना, चाहे ध्यान, जर्नलिंग या बस कुछ शांत मिनट बिताकर, दूसरों के साथ हमारी उपस्थिति की क्षमता को मजबूत करता है और गहरे रिश्तों को बढ़ावा देता है।
स्वस्थ रिश्तों की नींव के रूप में आत्म जुड़ाव विकसित करना। दूसरों के साथ वास्तविक रूप से जुड़ने के लिए पहले खुद को समझना और खुद से जुड़ना चाहिए। हमारे तेज तर्रार जीवन में प्रौद्योगिकी अक्सर एक व्याकुलता के रूप में कार्य करती है, हमें सार्थक आत्मचिंतन से दूर करती है और हमें हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं से काट देती है। हालांकि सोशल मीडिया और लगातार बातचीत जुड़े रहने के तरीके लग सकते हैं, वे वास्तव में अलगाव और चिंता की भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। एक पूर्ण संबंध का निर्माण आत्म स्वीकृति और समझ से शुरू होता है। आत्मचिंतन और माइंडफुलनेस के लिए समय देकर हम अपनी जरूरतों, मूल्यों और शक्तियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ये आत्म जागरूकता हमें दूसरों के साथ खुलेपन और सहानुभूतिपूर्वक संवाद करने में सक्षम बनाती है, प्रामाणिकता में रचित संबंध बनाती है। हर दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए समय निकालना, चाहे ध्यान, जर्नलिंग या बस कुछ शांत मिनट बिताकर, दूसरों के साथ हमारी उपस्थिति की क्षमता को मजबूत करता है और गहरे रिश्तों को बढ़ावा देता है। स्वस्थ रिश्तों की नींव के रूप में आत्म जुड़ाव विकसित करना। दूसरों के साथ वास्तविक रूप से जुड़ने के लिए पहले खुद को समझना और खुद से जुड़ना चाहिए। हमारे तेज तर्रार जीवन में प्रौद्योगिकी अक्सर एक व्याकुलता के रूप में कार्य करती है, हमें सार्थक आत्मचिंतन से दूर करती है और हमें हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं से काट देती है। हालांकि सोशल मीडिया और लगातार बातचीत जुड़े रहने के तरीके लग सकते हैं, वे वास्तव में अलगाव और चिंता की भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। एक पूर्ण संबंध का निर्माण आत्म स्वीकृति और समझ से शुरू होता है। आत्मचिंतन और माइंडफुलनेस के लिए समय देकर हम अपनी जरूरतों, मूल्यों और शक्तियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ये आत्म जागरूकता हमें दूसरों के साथ खुलेपन और सहानुभूतिपूर्वक संवाद करने में सक्षम बनाती है, प्रामाणिकता में रचित संबंध बनाती है। स्वस्थ रिश्तों की नींव के रूप में आत्म जुड़ाव विकसित करना। दूसरों के साथ वास्तविक रूप से जुड़ने के लिए पहले खुद को समझना और खुद से जुड़ना चाहिए। हमारे तेज तर्रार जीवन में प्रौद्योगिकी अक्सर एक व्याकुलता के रूप में कार्य करती है, हमें सार्थक आत्मचिंतन से दूर करती है और हमें हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं से काट देती है। हालांकि सोशल मीडिया और लगातार बातचीत जुड़े रहने के तरीके लग सकते हैं, वे वास्तव में अलगाव और चिंता की भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। एक पूर्ण संबंध का निर्माण आत्म स्वीकृति और समझ से शुरू होता है। आत्मचिंतन और माइंडफुलनेस के लिए समय देकर हम अपनी जरूरतों, मूल्यों और शक्तियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ये आत्म जागरूकता हमें दूसरों के साथ खुलेपन और सहानुभूतिपूर्वक संवाद करने में सक्षम बनाती है, प्रामाणिकता में रचित संबंध बनाती है। स्वस्थ रिश्तों की नींव के रूप में आत्म जुड़ाव विकसित करना। दूसरों के साथ वास्तविक रूप से जुड़ने के लिए पहले खुद को समझना और खुद से जुड़ना चाहिए। हमारे तेज तर्रार जीवन में प्रौद्योगिकी अक्सर एक व्याकुलता के रूप में कार्य करती है, हमें सार्थक आत्मचिंतन से दूर करती है और हमें हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं से काट देती है। हालांकि सोशल मीडिया और लगातार बातचीत जुड़े रहने के तरीके लग सकते हैं, वे वास्तव में अलगाव और चिंता की भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। एक पूर्ण संबंध का निर्माण आत्म स्वीकृति और समझ से शुरू होता है। आत्मचिंतन और माइंडफुलनेस के लिए समय देकर हम अपनी जरूरतों, मूल्यों और शक्तियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ये आत्म जागरूकता हमें दूसरों के साथ खुलेपन और सहानुभूतिपूर्वक संवाद करने में सक्षम बनाती है, प्रामाणिकता में रचित संबंध बनाती है। स्वस्थ रिश्तों की नींव के रूप में आत्म जुड़ाव विकसित करना। दूसरों के साथ वास्तविक रूप से जुड़ने के लिए पहले खुद को समझना और खुद से जुड़ना चाहिए। हमारे तेज तर्रार जीवन में प्रौद्योगिकी अक्सर एक व्याकुलता के रूप में कार्य करती है, हमें सार्थक आत्मचिंतन से दूर करती है और हमें हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं से काट देती है। हालांकि सोशल मीडिया और लगातार बातचीत जुड़े रहने के तरीके लग सकते हैं, वे वास्तव में अलगाव और चिंता की भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। एक पूर्ण संबंध का निर्माण आत्म स्वीकृति और समझ से शुरू होता है। आत्मचिंतन और माइंडफुलनेस के लिए समय देकर हम अपनी जरूरतों, मूल्यों और शक्तियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ये आत्म जागरूकता हमें दूसरों के साथ खुलेपन और सहानुभूतिपूर्वक संवाद करने में सक्षम बनाती है, प्रामाणिकता में रचित संबंध बनाती है। स्वस्थ रिश्तों की नींव के रूप में आत्म जुड़ाव विकसित करना। दूसरों के साथ वास्तविक रूप से जुड़ने के लिए सहानुभूति हमें स्थितियों को दूसरे के दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देती है, धैर्य और समझ को पोषित करती है।
दूसरी ओर क्षमा हमें उन शिकायतों को छोड़ने में मदद करती है जो रिश्तों को भारी कर सकती हैं। क्षमा का अभ्यास करने का मतलब हानिकारक व्यवहार को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि क्रोध को छोड़ना और उपचार के लिए जगह बनाना चुनना है। नियमित रूप से सहानुभूति का अभ्यास करने में छोटे कार्य शामिल हो सकते हैं, जैसे कि दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक गलतफहमी को फिर से परिभाषित करना, जो असहमतियों को नरम कर सकता है और करुणा को बढ़ावा दे सकता है। भाग 6, मानव मनोविज्ञान, भावनात्मक पूर्वाग्रह को पहचानना और उस पर काबू पाना। मनोविज्ञान में एक आवश्यक अंतर्दृष्टि सत्य की तलाश के बजाय सही होने का पक्ष लेने की प्रवृत्ति है। अक्सर हमारे विचार पूर्वाग्रहों से आकार लेते हैं जो हमारी सत्यापन और सुरक्षा की आवश्यकता से उत्पन्न होते हैं। ये भावनात्मक पूर्वाग्रह विशेष रूप से तब स्थितियों को वस्तुनिष्ठ रूप से समझने की हमारी क्षमता को सीमित कर सकता है जब हम अपनी राय के बारे में दृढ़ता से महसूस करते हैं। इसे दूर करने का एक व्यावहारिक तरीका वैज्ञानिक मानसिकता को अपनाना है। जिज्ञासा के साथ विचारों का सामना करना, सबूत इकट्ठा करना और अपने विचारों को बदलने के लिए खुले रहना है। अपने विश्वासों का बचाव करने से संभावनाओं की खोज में ये बदलाव एक अधिक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, चर्चा में एक बिंदु साबित करने के लिए बहस करने के बजाय दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रश्न पूछें। ये खुलापन महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करता है, संघर्ष को कम करता है और सीखने पर ध्यान केंद्रित करके रिश्तों को समृद्ध करता है, बजाय जीतने के। विचार की दो प्रणालियां, तेज और धीमी सोच। हमारी विचार प्रक्रियाओं को दो प्रणालियों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें आमतौर पर सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहा जाता है। सिस्टम 1 तेज, सहज और पिछले अनुभवों के आधार पर स्वचालित प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है, जो त्वरित निर्णयों के लिए उपयोगी हो सकता है। सिस्टम 2 हालांकि धीमा और विश्लेषणात्मक है, जिसके लिए अधिक प्रयास और ध्यान की आवश्यकता होती है। जबकि सिस्टम 1 अक्सर हमें जल्दी प्रतिक्रिया देने में मदद करता है, ये संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों या त्वरित निर्णयों को जन्म दे सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सिस्टम 2 को सचेत रूप से संलग्न करके हम इन पूर्वाग्रहों का मुकाबला कर सकते हैं, जिससे अधिक तर्कसंगत, विचारशील परिणाम प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, एक वित्तीय निर्णय का सामना करने पर त्वरित भावनात्मक विकल्प बनाने के बजाय फायदे और नुकसान पर विचार करने के लिए एक क्षण लें। धीमा करके हम खुद को स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने और अधिक सूचित निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। आत्मविश्वासी विनम्रता को अपनाना। आत्मविश्वासी विनम्रता अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता शामिल है, जबकि नए दृष्टिकोणों के लिए खुले रहना और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना भी शामिल है। ये गुण ज्ञान और विकास की कुंजी है, क्योंकि ये हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और अधिक सीखने पर अनुकूलन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आत्मविश्वासी विनम्रता हमें रचनात्मक आलोचना का स्वागत करने की अनुमति देती है, जो हमारी आत्म जागरूकता को बढ़ा सकती है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की ओर ले जा सकती है। आत्मविश्वासी विनम्रता विकसित करने के लिए विश्वसनीय मित्रों या सहकर्मियों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करें और इसे सीखने के अवसर के रूप में मानें। जब हम दूसरों को अपने विचारों को चुनौती देने की अनुमति देते हैं, तो हम अपनी समझ को व्यापक बनाते हैं और अपने कौशल को परिष्कृत करते हैं, जिससे आत्मधार्मिकता की कठोरता के बिना आत्मविश्वास में सुधार होता है। स्मृति और आख्यानों की भूमिका। हमारे विश्वास और निर्णय स्मृति और हम अनुभवों को कैसे समझते हैं, इससे बहुत प्रभावित होते हैं। हम अक्सर ऐसे आख्यान बनाते हैं जो घटनाओं, भावनाओं और परिणामों को जोड़कर एक व्यक्तिगत विश्व दृष्टि बनाते हैं। ये प्रवृत्ति पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकती है, क्योंकि हमारा मन उन यादों का चयन करता है जो हमारे स्थापित विश्वासों के साथ संरेखित होती हैं। इसे पहचानने से हमें अपनी व्यक्तिगत कहानियों में फंसने से बचने में मदद मिलती है, जिससे अधिक वस्तुनिष्ठ, रास्ता बाधित परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष प्रकार की स्थिति के केवल नकारात्मक परिणामों को याद करते हैं, तो प्रयास करें और पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करने का या संतुलित प्रतिक्रिया खोजने का। आख्यानों को समायोजित करने से आपको अधिक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिल सकती है, जो भविष्य के निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
स्वीकृति और लचीलेपन के माध्यम से विकास। परिवर्तन को गले लगाना और पुराने विश्वासों को छोड़ने के लिए तैयार रहना मनोवैज्ञानिक लचीलेपन की पहचान है। अपने दृष्टिकोणों का नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन करके हम विकास के लिए जगह बनाते हैं और नई परिस्थितियों के लिए अधिक प्रभावी रूप से अनुकूलन करते हैं। मनोविज्ञान एक ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित करता है, जहां चुनौतियों को खतरों के बजाय सीखने के अवसरों के रूप में देखा जाता है। ये माइंडसेट परिवर्तन को स्वीकार करना आसान बनाती है, भले ही ये असहज हो। एक एक्शनेबल स्टेप व्यक्तिगत प्रगति का आकलन करने और यह विचार करना है कि क्या किसी लंबे समय से चले आ रहे विश्वास को अपडेट करने की आवश्यकता है। जीवन को एक लचीले और खुले रवैये के साथ देखना हमें अनिश्चितता के समय में भी लचीला रहने में समर्थ बनाता है। अंत में संक्षेप में यह पुस्तक बताती है कि हमारा जीवन हमारे विचारों की शक्ति, हमारी खेती की गई आदतों और हमारे द्वारा बनाए गए रिश्तों से आकार लेता है। ये दर्शाता है कि खुशी और पूर्णता भीतर से आती है, परतंत्र आवागना पर ध्यान केंद्रित करके, जो हम नहीं कर सकते उसे जाने देकर और जीवन के सरल सुखों के लिए कृतज्ञता का पोषण करके। स्टोइक अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम शांत रहना, सादगी से जीना और वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसा वो है। छोटे सुसंगत आदतों का निर्माण हमारी वृद्धि को मजबूत करता है, जबकि रिश्ते सहानुभूति, सीमाओं और वास्तविक संबंध पर पनपते हैं। मानव विज्ञान को समझना हमें पूर्वाग्रहों को प्रबंधित करने, प्रतिक्रिया को गले लगाने और अनुकूलित रहने में मदद करता है, जो हमें ज्ञान और लचीलेपन की ओर गाइड करता है। अपने आंतरिक विश्व, विचारों, कार्यों और भावनाओं को उन मूल्यों के साथ संरेखित करके जो एक सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं, हम शांति, प्रेम और उद्देश्य से भरी एक पूर्ण यात्रा बना सकते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये अंतर्दृष्टियां आपको आनंद, जुड़ाव और आंतरिक शक्ति का जीवन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। इस तरह की अधिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।